अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। शहीद अरशद शरीफ की वालदा का इंतकाल के बाद उनकी तदफीन हो गई है और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे गए। लोग ताज़ियत कर रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं उनके लिए। और पाकिस्तान भर में लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती मांगती इस दुनिया से चली गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। बहुत सारी माओं की आंखें अपनी दहलीज पर लगी हैं जिनके बच्चे जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं। बहुत सारों की लाशें मिली, बहुत सारों की लाशें भी नहीं मिली। तो पाकिस्तान में एक जबर की सूरत हाल है, एक जुल्म की सूरत हाल है और बेशुमार माओं को उनका सामना है। शहीद अरशद शरीफ की वालदा बड़ी बाहिम्मत खातून थी, हम सब के लिए माओं की तरह थी। उन्होंने हम सबको बड़ी हिम्मत दी, बड़ा प्यार दिया, हौसला दिया और हमेशा ये कहा कि मेरे बेटे के लिए आवाज़ उठाते रहना। तो इंशाल्लाह हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि जो इंसाफ उन्हें अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब नहीं हुआ वो इंसाफ हम लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शहीद अरशद शरीफ को या उनकी सहाफ़त को अक्सर वो उसका तस्करा करते हैं, उस पर बात करते रहते हैं। पिछले दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी गए थे, उनकी वालदा को भी मिले थे, उनकी अहलिया को भी मिले थे। लेकिन अफसोस का मुकाम है, मुझे कुछ सहाफ़ी उन्होंने बताया जी कि इस्लामाबाद में या वहाँ मौजूद होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स या कोई भी जो है वो ख़ास आदमी तहरीक इंसाफ का या कोई लीडर वहाँ नमाज जनाजा में नहीं पहुँचा। इस बात का हमें दुख है, तकलीफ़ है। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से वो हमेशा बात करते हैं, तो उन्हें जाना चाहिए था। ये एक ऐसी माँ है जिसने बड़ी कोशिश की इंसाफ के लिए, लेकिन बदकिस्मती उन्हें उनकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिला। 3 साल और 3 दिनों तक उन्होंने कोशिश की और आखिरी वक्त तक जो लोगों से वो बात करती रही वो यही बात करती रही कि अरशद के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाओ। हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह और एक दिन इंसाफ होगा, हम सारे होता हुआ देखेंगे भी। अब नादरीन, कुछ खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूं कि 4 सद्दा का जलसा हुआ पहला। अगले दिन खैबर के अंदर एक जरगा हुआ बहुत बड़ा, वो भी एक जलसा था। और उसके बाद अगले दिन करक के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तगड़े हैट्रिक की है जलसों की और अवाम की उनके अंदर शमूलियत से अंदाज़ा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। यानी पहले धमकी लगाई गई कि इसको हम आने नहीं देंगे और हम इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, हमें ऐसी सूबाई हुकूमत ही कबूल नहीं है, यह भी कहा गया। तो DGSPR को खुद भेजा गया पेशावर, उन्होंने जाके बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना ज़्यादा सुहेल अफरीदी साहब को टाइम मिल रहा है वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह तेज़ी से जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ही करते थे, एक दिन में 2-2 जलसे, और वो यानी 60 जलसे उन्होंने ऊपर नीचे एक दफ़ा कर दिए थे। तो उनका तो रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान में कोई तोड़ भी ना सके। लेकिन सुहेल अफरीदी ने बड़े तूफ़ानी किस्म के जलसे किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए। तो इससे एक बात तो वादे होती जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। जब मोमेंटम उनके हाथ में आ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद उन्हें हटाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश करेगी भी तो नहीं कर पाएगी। वजह यह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में फिर रिएक्शन देंगे और ये जो एक ताल्लुक है वो इस सीएम के साथ अवाम का बनता चला जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। वजह यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिद करके देख ली कि पहले हमसे मिलो फिर इमरान खान साहब से मिलो। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान से मिलूंगा और इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं आपको मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। और वो इमरान खान साहब के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए अभी तक तो राजी नहीं है सुहेल अफरीदी कि बिल्कुल इमरान खान साहब के फॉर्मूले पे मैंने चलना है, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक चलूंगा। उन्होंने मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ये सुहेल अफरीदी की सोच है। अब ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है। लेकिन अब जो उन्होंने शो ऑफ पावर किया है, मेरे ख्याल में अब उन्हें मुलाकात करवा दी जाएगी। और कुछ ऐसी खबरें आ भी रही हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पीर को या मंगल को यानी आज या कल के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। तो ये बड़ा पॉजिटिव है अगर ये मुलाकात हो जाती है तो। सुहेल अफरीदी ने जो जलसे किए उनमें कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन करक वाले जलसे में वो ज्यादा सख्त बोले हैं। DGSPR का जो धमकी हमें उनकी जो बातें थी उनका भी जवाब दिया कि घटिया जुबान इस्तेमाल की गई DGSPR की जानिब से पेशावर में आके।
वफाकी वुज़रा के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये इनका मैंडेट भी नहीं है, जाली है, और ये मेरे बारे में गलीज़ इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। लेकिन मैंने कभी उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं दिया, महज़िब तरीके से असेंबली के फ्लोर से मैंने जवाब दिया। लेकिन ये बात मैंने भी आपको कही थी पहले नाज़रीन के जो DGISPR ने किया वो ये कर तो गए खैबर पख्तूनख्वा में आकर, लेकिन उन्होंने जज्बाती होकर या जैसे भी है वो गलती कर दी। जो एक सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो अवामी नुमाइंदे के साथ पंगा नहीं ले सकता, और ले तो इस लेवल तक वो जा नहीं सकता, और अगर कुछ करना है तो वो पर्दे के पीछे रहकर कर सकता है। जब वो अनाउंस कर देता है ना तो वो कमज़ोर हो जाता है, फिर उसकी वो ताकत नहीं रहती। तो अब सुहेल अफरीदी साहब के हाथ में है, वो इसको जहां मर्जी मरोड़े। अब अगर कभी भी उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी तो डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है वो आएगा DGISPR पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हम हुकूमत नहीं कर देंगे, हुकूमत नहीं चलाने देंगे। मादनियात के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मादनियात के हवाले से जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सुहेल अफरीदी ने की है। जरा बात आप सुनिएगा। जितने भी हमारे मादनियात हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दे उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो चीज है जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत तंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पे जो भी है उसके हवाले से फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना है। सियासतदानों का कोई हक नहीं है उसके ऊपर फैसला करने का। कौन सी मादनियात कहां जाएंगी, किस कंपनी को दी जाएंगी, कौन निकालेगा, कहां पहुंचेगी, किसको बेची जाएंगी, ये फैसला नॉर्मली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखती है। यानी अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है तो किन इलाकों में दी जाएगी, कहां प्रायोरिटी रखनी है, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों में रखती है। DGISPR की बात आपको याद होगी, उन्होंने जहेज वाली बात की थी इन कुदरती वसाइल को लेकर कि ये जहेज में तो नहीं लाए, ये तो कौम के है। तो वो एक्चुअली ये वो रद्द-ए-अमल था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जहां जहां जो जो मादनियात पड़ी है उनका क्या करना है ये फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कोई अवामी हुकूमत इसका फैसला नहीं करेगी। उनके दिमाग में ये है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने खुलकर चैलेंज कर दिया और साफ बात कर दी कि मादनियात पे जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात हैं वो वहां की अवाम का हक है, वही फैसला करेंगे किसको देने और किसको नहीं देने। तो ये बड़ी चुभती हुई बात है जो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची है। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि दो हिकमत अमलियां हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, दूसरा यह है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, मुरीदके में जो कत्लेआम हुआ उस हवाले से डॉन के अंदर भी एक रिपोर्ट छपी है और यह बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया चीजें बता रहा है। डॉन ने मकामी लोगों से बात की वहां जाके मुरीदके में, उनसे पूछा, देखें जो मेरे लोगों ने बात की थी वो भी मैंने आपको बताया था, जो मेरे सोर्स है उन्होंने पुलिस से बात की थी, 3 पुलिस वालों से। तो जो उन्होंने बताया था मैंने आपके सामने रखा था सोर्स का बता के। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के अलग अलग सोर्सेज हैं। जो अमेरिका में एक जरीदे में छपा वो एक अलग सोर्स था। अब यहां पे जो डॉन है वो ये कहता है कि जी डॉन का नुमाइंदा वहां पे गया था, उन्होंने बातचीत की है मुरीद के कत्लेआम के बारे में। जो लिखा कि वहां क्या हुआ था, उन्होंने बताया जी कि एनी शाहिदीन बताते हैं कि लगभग 3 घंटे से ज्यादा फायरिंग होती रही और ये रिटेलिएशन में होती रही फायरिंग 3 घंटे से ज्यादा। आंसू गैस की इतनी बदतरीन शेलिंग थी कि हर तरफ सफेद धुआं था और हम अपने घरों के अंदर भी सांस सही तरह नहीं ले पा रहे थे। और ये भी बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर गोलियां चली हैं, गलियों के अंदर गोलियां चली हैं और ये गोलियां जो हैं वो रिकोशिएट होकर, रिकोशिएट कहते हैं गोली जब कहीं से टकराती है और वापस किसी और सिमत में मुड़ जाती है। बाज़-औक़ात पानी पे कभी भी फायर नहीं किया जाता, पानी के ऊपर जब भी कोई गोली चलाता है तो वो गोली के मुड़ने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद रहता है। तो इस तरह कोई लोहे का या कोई सख्त जगह जहां पे गोली लगती है, जमीन पे लग के बाज़-औक़ात गोली उठ जाती है, किसी और जगह पे जाके लग जाती है। वो कह रहे हैं जी गोलियां रिकोशिएट होकर भी लगती रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे और गोलियों के निशान मौजूद हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हजारों गोलियां चली हैं, 3 घंटे से ज्यादा फायरिंग हुई है और पुलिस इस दौरान में ऐलान करती रही है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। सुबह 7:30 बजे के करीब जब गोली शोली चलना बंद हुई और पुलिस ऐलान करती रही कि घरों से बाहर कोई ना निकले, फिर जब पुलिस की जानिब से इजाजत मिली घरों से बाहर निकलने की
तो अवाम ने देखा कि वहां पे बहुत ज़्यादा गोलियों के, हज़ारों गोलियों के कॉल और जो कार्ट्रिजेस हैं उनके कॉल वहां पे मौजूद थे। और गुज़िश्ता रात वहां पे 5 से 7 हज़ार बंदा तहरीक लब्बैक का मौजूद था। लेकिन सुबह के वक्त वहां पे खून के धब्बे तो थे, जगह जगह पे खून के निशानात थे, लेकिन कुछ जख्मी और दूसरे बंदे जो हैं लाशें या जख्मी हमें दिखाई नहीं दिए। ये ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, कुछ लोग इस शर्त पे बता रहे हैं कि हमारा नाम आप सामने नहीं लाएंगे, लेकिन ये वहां सिचुएशन थी, बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जोड़ तोड़ जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब मौका दिया गया कि आप हुकूमत बना लें। वहां पे PMLN ने अपने हाथ खींच लिए हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि यहां तो तबाही है। पीपल्स पार्टी तो कहीं पे अगर उनको 10 दिन भी हुकूमत करने के लिए मिले, 50 दिन भी हुकूमत करने के लिए मिले, तो पीपल्स पार्टी तो कहती है 2 हुकूमत। अब पीपल्स पार्टी वहां पे हुकूमत लेने के लिए बंदे तोड़ रही थी, तो अब तक की इतला के मुताबिक उन्होंने अपना नंबर पूरा कर लिया। 30 से ज़्यादा बंदे जो है वो मिल गए पीपल्स पार्टी के साथ। अब PTI का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, वो भी बंदे तोड़ लिए, कुछ और वज़रा तोड़ लिए, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कह रहे हैं उनका एक बंदा तोड़ लिया है, और एक और जमात है उसका भी बंदा तोड़ दिया। तो कर करा के 30 से ऊपर चले गए। 27 का फिगर गालिबन इन्हें चाहिए वहां पे अपनी हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर में, लेकिन 30 से ज़ायद बंदे इकट्ठे हो गए हैं। तो अनवारुल हक चौधरी जो है उसे अब फारिग कर दिया जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म था, इसकी कोई सियासी जड़ें नहीं थी। ख्वाजा साद रफीक ने भी एक ट्वीट करके बताया कि आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं और जो अगले इंतखाबात होंगे उनमें आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। यानी अब सबको पता है कि वहां पे लोग अब इन्हें वोट नहीं डालेंगे। इमरान खान साहब अगर नए नौजवानों को भी खड़ा करेंगे तो उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर आज़ाद कश्मीर में वोट मिलेगा। जिसका भी हाथ अवाम की नफ्स के ऊपर है उसको पता है कि आज़ाद कश्मीर में अब एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा विड्रॉ कर रही है ताकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गंदा किया जाए, ताकि बाद में एस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा सा रूम क्रिएट हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना लेगी बड़े आराम से, तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद। फिर क्या होगा वो हम आपको तब बताएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जब आना है तो उन्होंने सिंध वाली हालत करनी है। और जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, वहां पे वो फिर खड़े हो जाएंगे, वो फिर एहतजाज करेंगे कि जनाब बजट हमारे ऊपर खर्च करो, हमारा ख्याल रखो। और पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलने की कोशिश करेगी और वफाक के ऊपर कहेगी जनाब आप काम क्यों नहीं कर रहे, हम इनके साथ मिल रहे हैं। ये अभी बड़ी 2 नंबरी होगी। एक नूरा कुश्ती, PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर आज़ाद कश्मीर के अंदर लड़ने जा रहे हैं। ये आप देखिएगा, ये होता हुआ आपको दिखाई देगा, मैं आपको साथ साथ रिपोर्ट करूंगा। नाजरीन, स्मोक के हवाले से लाहौर की दोबारा रिपोर्ट आई है। लाहौर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है, जहरीली हवा है उसकी। ये देखें, हमारी नस्लों का मामला है, उनके मुस्तकबिल का मामला है, बच्चों के और बुजुर्गों का मामला है, उनकी सेहत का मामला है। इसमें ना सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कोई हुकूमत अकेली ये नहीं कर सकती, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि हमारी आने वाली नस्लें सेहतमंद हवा के अंदर सांस लें। ये बरतानिया के अंदर जो है स्मोक होती थी, आलूदगी होती थी बहुत, फिर इन्होंने पॉलिसीज बदली, उन पॉलिसीज के ऊपर सख्ती के ऊपर अमल दरामद करवाया और इनकी आबो हवा साफ हो गई। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में हुकूमत को अपनी तरजीहात बदलनी पड़ेंगी और तमाम लोगों को मिलकर जोर लगाना पड़ेगा, अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये स्मोक पहले नहीं होती थी, लेकिन अब है और बदकिस्मती से बढ़ती जा रही है। तो हमें सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे, उन पर सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा। हुकूमत को अपनी तरजीहात बदलनी पड़ेंगी और ये याद रखिएगा, हुकूमत अकेली ये नहीं कर पाएगी। आप सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हुकूमत किसी की भी हो, ये जो जहरीली हवा है इसका नुकसान हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज को, हम लोगों को हो रहा है। आपकी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं जब आप लाहौर में सांस लेते हैं। लिहाजा इसके लिए सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए और हुकूमत को जंगी बुनियादों पर इसके लिए इकदाम हर हाल में करना होंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ लोग लॉन्च किए हुए हैं, वो आते हैं और आकर कोई ना कोई नई कहानी सुना देते हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से खबर लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप पुलिस से ले सकते हैं, ISI से खबर ले सकते हैं, किसी और एजेंसी से ले सकते हैं, सेक्रेटेरिएट से ले सकते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट से ले सकते हैं। आपके सोर्सेज होते हैं, आप कहीं से भी खबर ले सकते हैं। तो मीडिया खबरें बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट से ले रहा है, अभी भी लेता है, उन्हें वेरीफाई करता है, चलाता है। हम भी ये काम करते रहे और अभी भी जो लोग करते हैं गलत नहीं करते। आप खबर लें, उसकी वेरिफिकेशन करें, उसको देखें, उसको आप चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं वो डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी वो धमकी लगा देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, कोई भी बात कर देते हैं।
चाहे उसका सर पांव भी ना हो। तो ये जो डाकिए का किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर। अभी एक और कैरेक्टर है, उन्होंने ये फरमाया कि जो बयान आया वो बयान आप ये देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट की ये पुख्ता सोच है कि फौज की ना आज की क़यादत ना आने वाली क़यादत कोई भी इमरान खान पर एतबार नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच बन गई है कि उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इनको कभी बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया जा सकता, इनके जराइम इतने बड़े हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूं, एतबार तो एस्टेब्लिशमेंट का खत्म हो गया। ये होते कौन है एतबार करने वाले या ना करने वाले? इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना इनके वोटों से हुकूमत बनती है ना इनके वोटों से हुकूमत गिर सकती है। थोड़े से वोट हैं, 10-12 बंदे। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका एतबार हासिल करने से बेहतर है अवाम का एतबार हासिल किया जाए, जिनके वोटों से हुकूमत बनती है या गिरती है। आइन तो यही कहता है। अब ये तो आइन शिकनी है ना जो पाकिस्तान में की जाती है और बार बार की जाती है। एतबार आज पाकिस्तान किस पर करता है ये इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करती है इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान किस पर एतबार करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त ओहदेदार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या पाकिस्तान उन पे एतबार करता है या पाकिस्तान कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है साबिक वजीर आज़म इमरान खान उन पे एतबार करता है? सादी बात है। ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं वो अपना ट्विटर अकाउंट पकड़ें और उसके ऊपर एक सर्वे कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस पे एतबार करता है। एस्टेब्लिशमेंट के एतबार करना या एतमाद करने वाली कहानी पुरानी हो गई। अब तो मेरे ख्याल में